हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंट जी के मॉडर्न इंडिया में कवर करेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बहुत ही फीकी सी कॉन्फ्रेंस थी। इसमें सिर्फ 46 डेलीगेट्स थे जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस में से सबसे कम जो लोगों ने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी वो थी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। लेबर पार्टी ने ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड नहीं की थी क्योंकि जब हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ रहे थे तब उस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इसी कारण इनिशियली तो वहाँ पे प्रॉपर मेजोरिटी की लेबर पार्टी का रूल था। बट बाद में सरकार गिर गई और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी, और फाइनली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लेबर पार्टी थी वो उसने प्रॉपर ऑपोजिशन का रोल ले लिया था। तो इस कारण लेबर पार्टी ने भी ये कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की। 1933 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर इशू किया। वाइट पेपर क्या होता है? ये एक तरीके की गवर्नमेंट रिपोर्ट है जिसमें सारी जो गवर्नमेंट की वर्किंग, जिस भी चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहती है और रिकमेंडेशंस रहती है, फाइंडिंग्स की क्या हुआ। तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, उसको यूके में मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसे वाइट पेपर का नाम दिया गया है। तो 1933 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वाइट पेपर इशू किया। जो आगे चल के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे हम, उसमें इसको एक बेसिस माना गया। फिर अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम पीरियड क्या है? नवंबर से दिसंबर 1932। अभी हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो एक्ट है इसके तीन बेसिस थे। पहला तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी वो, उसके अलावा जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका आउटकम था, उसके ऊपर ये बेस था। और सबसे इम्पोर्टेंटली वाइट पेपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू किया था 1933 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। ये तीनों बेसिस बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। अभी हम देखते हैं फीचर्स या प्रोविजंस क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। सबसे पहले तो एक प्रोविजन लाया गया टू इस्टेब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन क्या है? जैसे यूएसए में सभी अलग अलग राज्य मिलके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन हर स्टेट का वहाँ पे अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सिमिलर वैसा ही सेंटर में एक प्रिंसली स्टेट यूनाइटेड प्रोविंस बनाने का प्रोविजन था। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसमें होते कि बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सब मिलके जैसा यूनाइटेड स्टेट्स में चलता है ना फेडरेशन, वैसा सेम फेडरेशन बनता। लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में नहीं आया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन था, वो चाहे तो ऑप्ट इन कर सकते थे इस फीचर को, वरना नहीं। और सारे प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया। और मना करने का रीज़न क्या था? तो जो भारत का बहुत बड़ा एरिया है वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में था, और जो भी केंद्र में सरकार बनती उसमें चांसेस यही थे कि कांग्रेस का पलड़ा भारी होता। और कांग्रेस जो थी वो टोटली, जो प्रिंसली स्टेट्स है वो उसके अगेंस्ट में थी। कांग्रेस मानते थे कि राजा महाराजा का टाइम तो अब गया, अब सभी को प्रजातंत्र में आना होगा, अब डेमोक्रेसी के हिसाब से ही सब चलेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मूव था, बट ये सफल नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ पावर। तीन लिस्ट में हो गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। डिवीजन ऑफ पावर हम इजी वर्ड में समझे तो कानून बनाने की जो शक्ति है उसकी बात कर रही है। उनकी तीन लिस्ट बन चुकी है यहाँ पे, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। डायरकी मतलब गवर्नमेंट विद टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज। तो इसका इंट्रोडक्शन किया गया सेंटर में, और उसी के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल और उनके काउंसलर्स हैं वो एडमिनिस्टर करने लगे रिजर्व सब्जेक्ट्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको दे दिया गया ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। अब अगर देखा जाए तो जो गवर्नर जनरल और उनके काउंसलर्स मतलब ब्रिटिशर्स के पास मिले रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन कौन आएगा, मतलब क्या क्या आ सकते हैं? डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, मतलब जो सारी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिए। और जो मिनिस्टर्स के लिए मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिया की तरफ से होंगे,
उन लोगों को क्या देती है, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। इसमें क्या क्या आएगा, हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन। तो सारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिए, और उसके बाद बोलने के लिए तो बोल दिया हमने आपको कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दिए, हेल्थ दिया है, पीडब्ल्यूडी दिया है, एजुकेशन दिया है। तो ये इस तरीके से कुछ था। सेंटर में तो डायरकी आ गई, लेकिन जो प्रोविंसेस थे वहां से डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया और वहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और असम के, उनको बाई कैमरल कर दिया गया। मतलब दो सदन बना दिए गए स्टेट्स में, अपर हाउस और लोअर हाउस। सेंटर में तो ये ऑलरेडी था। सेंटर में बाई कैमरलिज्म 1919 में ही आ गया था, 1919 में। लेकिन अगर हम प्रोविंसेस में बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बाई कैमरलिज्म आया। 11 में से 6 जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उन्हें बाई कैमरल कर दिया गया था। जो गवर्नर होगा वो तो ब्रिटेन से होगा, ब्रिटिशर होगा, और उसको, और मंत्री जो होंगे वो भारतीय होंगे। तो जो एंड रिजल्ट ये होता था कि जो गवर्नेंस थे, सॉरी, जो गवर्नर्स थे, ज़रूरी नहीं था कि वो अपने मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है उसको एक्सेप्ट करे, उसके हिसाब से चले। और इसी कारण जो हमें मिनिस्टर्स बनने की पावर दी गई थी वो तो सिर्फ एक नाम मात्र की पावर थी, क्योंकि जो रियल पावर था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ये तो गवर्नर के पास ही था। लेकिन इन सब ड्रॉबैक्स के बाद भी कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो जो इलेक्शंस होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के, उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन था जितने भी प्रीवियस एक्ट्स थे उनसे। और प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, उसमें कांग्रेस की एक बहुत अच्छी जीत हुई थी। कांग्रेस को पावर मिला था 7 प्रोविंसेस में। फिर इस एक्ट में हम देखेंगे एक्सटेंशन या कंटिन्यूएशन सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। तो अब तक सेपरेट इलेक्टोरेट्स किस किस को मिल चुका था, मुस्लिम्स को मिल चुका था, सिक्स, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इन सबके पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स था। और किसके पास सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, डिप्रेस्ड क्लासेस के पास। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट दिल्ली में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 6 जजेस होंगे। फेडरल कोर्ट कुछ नहीं है, ये एक तरह का सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट टर्म मत देना। इसका जो टर्म उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिया गया था वो था फेडरल कोर्ट। इसी टाइम पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, और ये रिकमेंड किया गया था हिल्टन यंग कमीशन द्वारा। और ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे जो इसमें रिकमेंडेशंस थे वो बी आर अम्बेडकर ने दिए थे। बी आर अम्बेडकर जो हैं वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उनकी इकोनॉमिक्स में भी नॉलेज बहुत अच्छी थी। और लास्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। जो आज का म्यांमार है वो सेपरेट हुआ था इंडिया से, इसी जो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थैंक यू।